जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुप्रतीक्षित अंकुरण बैच आपके सामने है ना। और काफ़ी लेट हुआ इसको लेके, और मैं सबको इसके लिए पहले स्टार्ट में ही वीडियो के सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बैच बहुत लेट हुआ। हमें नवंबर में स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी इतना लेट नहीं हुआ। हम लोग फरवरी तक आराम से कंप्लीट करेंगे मैक्सिमम चीज़ें। कुछ जो रह जाएंगे वो प्री के बात कर लेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, इसमें कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो बहुत समय पे भी हुआ, ऐसा भी नहीं कि एकदम समय ही खत्म हो गया सर और बवाल हो गया, एकदम दुनिया तबाह हो गई। अभी दुनिया पूरी बची हुई है। लेकिन अब हम लोग काम की बातें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अंकुरण 2.0 है। ये पहला लेक्चर केवल आप लोग से बातचीत और आपको समझाने के लिए कि हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे, पीवाईक्यू के एनालिसिस क्या है, क्या कहती है, क्या पढ़ना है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप। एक जो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है, आप पढ़ते हो अथाह। ये बात कभी देखना, कभी एक बार ना अपने अंदर एक बार झांक के देखना। पढ़ते हो अथाह, लेकिन जब मैं कह दूं आंसर लिखो, चलो लिखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका का वर्णन करें, तब की हालत खराब होती है यार। क्या करें यार, पेनमा नहीं चलता है, हाथ कांपते हैं। अंकुरण बैच इसका उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा अंकुरण बैच है। यहां पे पढ़ोगे बहुत कम, लेकिन क्वेश्चन बुलाओगे, पूछ पूछ क्वेश्चन में पूछ, देख हम क्या करते हैं। ये वाला बैच ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बैच ये चीज है, समझ रहे हैं। आप पढ़ते था, आप आंसर नहीं लिख पाते। यहाँ पे आप पढ़ोगे कम और सारे के सारे आंसर की धज्जियां उड़ा दोगे। क्वेश्चन आया कहोगे अरे यार बस इतना इजी क्वेश्चन, 150 शब्द में ही लिखना था, लो 150 शब्द, 250 में लिखना है, क्या बात है 250 में हो गया। ये काम यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कई लोग कहते हैं सर सैंपल वीडियो दे दीजिए, सैंपल वीडियो दे दीजिए। यार सैंपल वीडियो क्यों बार बार बेइज्जती करते हो, है ना। मुझे भी बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है सैंपल वीडियो। अरे ध्रुव हो रही है पूरी, ध्रुव की क्लासेस 9-10 क्लासेस हो गई। देखो ध्रुव में क्या है। ध्रुव वाली वीडियो जो जीएस के लिए हम लोग कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट, वैसा ये हिंदी साहित्य के लिए, बस हिंदी साहित्य के लिए है। थोड़ा सा आप गुणगान कर लेते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य के लिए आपको बता दूं, सबसे बेस्ट ऑप्शनल है लिटरली। अभी तक मैं ये बात खुल के नहीं बोलता था, इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं सर आप तो हिंदी साहित्य तब पढ़ा रहे हो, है ना, पैसा कमाना है। ऑब्वियसली बात है, पैसा कमाना है। और सबसे बड़ी बात है, इसीलिए बोल भी रहा हूं, कोई चोरी नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं कि बेस्ट ऑप्शन है। कुछ बातें जो इसे खास बनाती है ना, कुछ बातें जो इसे खास बनाती है। खास तौर पे अगर हिंदी मीडियम के आपको, इवन इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य ऑप्शन लिए, बहुत सारे लोग, है ना। हमारे बैचेस में जो अभी जो बैच का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, इसमें इसमें मान के चलिए अभी 20% जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मीडियम इंग्लिश है और हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, तो इसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं। एक जो सबसे बड़ा फायदा है, मजे मजे पढ़ोगे, बिल्कुल इंजॉय करके। गोदान, एक दुनिया समानांतर, है ना, वापसी, इजी इजी कहानियां, उपन्यास पढ़ रहे हो, है ना, दिव्या पढ़ रहे हो, स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे हो, इतना आसान आसान मजे मजे में पढ़ोगे और मजे मजे में नंबर आएंगे। इसमें ओवरलोड नहीं होगा। जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ते थे, जैसे मेरा ऑप्शनल पहले भूगोल था, भूगोल वैकल्पिक विषय था। अब भूगोल पढ़ता था यार, शुरू में 2-3 चीजें अच्छी लगती हैं, प्लेट टेक्टोनिक, हाँ प्लेटें ऐसे टकराई, बड़ा समझ में आता है। लेकिन जहां पे वो अंदर जैसे जैसे डीप में जाता है चीज, जैसे जैसे अंदर घुसता है, माथा वैसे वैसे खराब होता है। यहां पे जैसे से अंदर जाओगे और मजा आएगा। उल्टा है ऑप्शनल, समझना। जैसे हिंदी हिंदी साहित्य में अगर मैं ये बोलूंगा ना एक बार को आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर चर्चा करें, तो आपको एक बार को बुरा लगेगा, यार ये क्या है यार, ऊपर ऊपर नहीं समझ में आ रहा है। डीप में जाओगे, आलोचना कैसे स्टार्ट हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी वाली आलोचना की, है ना। आलोचना के लिए इन्होंने जो लिखा, एक किताब, जैसे मान लो किताब लिखी, रस मीमांसा लिखी मान लो, है ना, या रस सिद्धांत लिखा। और जो दूसरी जो वो है, क्या कहते हैं, जो आप ये कह सकते हो कविता क्या है, निबंध लिख रहे हैं, तो जो बातें ये कह रहे हैं यार, उसमें मजा आने लगेगा। अब लगेगा यार कविता क्या, निबंध में क्या बात कह दी इन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटच पढ़ोगे ना, आपके अंदर अलग से मतलब जोश आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर वो ऑप्शनल है कि पढ़ के आपको मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है, ये वैसा ऑप्शनल है कि पढ़ के लिटरली मुझे भी मजा आया, मैं आपसे बता रहा हूं, है ना। तो पढ़ने में मजा है, ठीक है। अगर आप समझिए, इतना ज्यादा मजा है, आप राम की शक्ति पूजा पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम। उसकी जो भाषा शैली है, उसके जो द्वंद्व है, ठीक है, जो द्वंद्व दिखा रहा है, अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व, कहां पे एक तरफ समस्या दिख रही है राम को, है ना। क्योंकि आप, मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट देख रहे हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जानकार है, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तो पहले इस बात पे चर्चा करते हैं क्यों बेस्ट ऑप्शन है। तो आप देखोगे राम को एक तरफ टेंशन हो रही है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, युद्ध भूमि में तो मेरी हालत खराब हो रही है। और दूसरी तरफ उनको याद आ रहा है
सीता के साथ मिलन, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषणम याद आ रहा है, ठीक है, क्या सीता का प्रथम लतारांताल मिलन, है ना, किस तरह से वो जनक वाटिका में पहली बार मुलाकात हुई थी, है ना। एक तरफ मैं अभी बोल रहा हूं ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मेरे ये देखो, ये मतलब रोए खड़े हो रहे हैं तुरंत। वो जो द्वंद है उसमें कि राक्षस समूह पूरा प्रत्यु कर रहा है, एकदम हाहाकार मचा रहा है, एकदम चिल्ला रहा है, और वानर एकदम डरे हुए हैं, एकदम, है ना, लौटे युगदल पृथ्वी टलमल, समझ रहे, वानर वापिस आ रहे हैं। वो जब पढ़ोगे तो आपके अंदर उत्साह आएगा। भारत दूरदर्शन आप पढ़ रहे हो, आप नाटक पढ़ रहे हो, अंधेर नगरी पढ़ रहे हो, आपको उसमें मजा आएगा, अरे क्या बात है यार, क्या क्या गजब है। तो ये ऐसा ऑप्शनल है कि ये आपको ओवरलोड नहीं करता है, ये आपको कूल, आपको जागरूक बनाता है, आपको कूल बनाता है, आपके अंदर नॉलेज बढ़ाता है, आपके अंदर दर्शन शास्त्र से लेकर हिंदी काफी चीजें जोड़ते जाता है साथ में। तो इस वजह से ये बहुत ही मजेदार ऑप्शनल है, सबसे पहली बात। लेकिन मजेदार होना इसकी एकमात्र विशेषता नहीं है, मजेदार हो सकता है कई और भी ऑप्शनल हो। मजेदार होने के साथ साथ ये नंबर भी उठाता है। हिंदी मीडियम में खासतौर पे, मैं अभी इंग्लिश मीडियम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में चूंकि हैं बहुत सारे ऑप्शनल की चांसेस हैं। हिंदी मीडियम में खासतौर पे अगर सिलेक्शन होता है तो हिंदी साहित्य से होता है। एक आध सिलेक्शन हिस्ट्री विस्ट्री छोड़ दीजिए, अगर सिलेक्शन होता है तो हिंदी साहित्य से होता है सामान्यतः। मैं खुद 3 बार भूगोल का भुक्तभोगी रहा हूं, तीनों बार मेरे नंबर 225, 213 और 203, ये तीसरे अटेम्प्ट में नंबर मेरे डिग्रेड हुए भूगोल में, ठीक है, पढ़ने के बावजूद ये डिग्रेड हुए। हिंदी लिटरेचर में आप 250 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। और मैं स्कोर की बात कभी नहीं करूंगा यहां पर, अभी मैंने बोला मैं ये भूल कर रहा हूं, मैं आपको इस बात के लिए मना करूंगा, स्कोर की मैं बात कभी नहीं करूंगा। लेकिन आप टॉप रैंक्स में आराम से आ सकते हो हिंदी लिटरेचर ऑप्शन में, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की केवल तो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, तो यहां पर आपने मजे करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मजे भी करेंगे ऑप्शनल, और हम लोग एप्लीकेशन भी करेंगे, क्योंकि केवल मजे से काम नहीं चलता है ना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। तो केवल देखो, अब आपको क्लास पढ़ा रहा हूं और देखिए अब इधर फोन आ रहा है लगातार, अब फोन आएगा, फोन उठाऊंगा तब क्लास भटकेगी। लेकिन लोग समझते नहीं है, फोन पे फोन पे फोन, अरे भाई एक समय है 11 बजे से 1 बजे, उसी समय फोन उठेगा बस, ठीक है। तो बस समझिएगा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हम लोग भैया केवल मनोरंजन नहीं करेंगे, मजे नहीं करेंगे, हम उपदेश भी देंगे, एप्लीकेशन भी करेंगे हम, ठीक है। अभी तक जो आपने हिंदी लिटरेचर की क्लास की है, एक चीज मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे आपने क्लासेस हो सकता है की हो, और मैं जिन सर से आपने क्लासेस की होंगी मैं खुद बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, नो डाउट। हालांकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, अब चर्चा में रहे हैं, वो अपने आप में एक चर्चा है कि क्या उन्होंने जानबूझ के चर्चा बढ़ाई। क्योंकि अगर आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, मेरा दिमाग तो भाई लॉजिकल रीजनिंग पे काम करता है ना। तो आप देखोगे भाई, आपने पहले संदीप माहेश्वरी के यहां, फिर अचानक से यहां, फिर अचानक से लल्लन टॉप, फिर अचानक से आपका एक वीडियो वायरल होता है, वैसा वीडियो वायरल जो आज के 5 साल पहले आपने बनाया था, आज तक वायरल हुआ, अब वायरल हो गया, उस पर डिबेट छिड़ गई, फिर अचानक से यूट्यूब चैनल बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये साजिश है, ये हमारी जो जनता है, जो समझदार जनता है, उसको कहीं ना कहीं उत्प्रेरित किया जा रहा है कि अब मेरा समय हो चुका है, अब मुझे पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि भाई सही बात है, एक उम्र हो गई है, तो अब मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं सकता, लेकिन अब मुझे फेमस होना है, फेमस मैं ऑलरेडी हूं, उस फेमस का फायदा उठाना है। ये भाई साहब एकदम लगातार फोन पे फोन किए जा रहे हैं, है ना, 3-4 बार कर चुके, अभी मान ही नहीं रहे, ठीक है, जान दीजिए ऐसे, इसीलिए मैंने 1 मिनट दूसरे चर्चा की आपसे। तो हम यहां पर मजे भी करने वाले हैं, हम यहां पर इंजॉय भी करने वाले हैं, और हम यहां पर एप्लीकेशन भी करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्या होने वाला है इसमें, कैसे प्रोसेस, हम किस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात मैं आपसे बता रहा हूं, जिसने ध्रुव किया है, तो ध्रुव जो आंसर राइटिंग हम लोग का प्रोग्राम था वो जीएस बैच का था, उसमें क्या था, 500 क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, 500 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जीएस का सिलेबस डिस्कशन हो रहा था। इसी तरह से ये अंकुरण बैच क्या है, ये अंकुरण बैच 250 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से, पहली बात ध्यान रखिएगा, 250 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अब ये बात तो पहले हो गई कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो जिसको सैंपल ही देखना है, हालांकि मैं पहली क्लास जो कि आज वाली भी है, अगली भी होगी,
एक दो वीडियो मैं ओपन अपडेट करूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, आप एज अ कंज्यूमर आपका राइट है। लेकिन आप ध्रुव की भी सैंपल देख सकते हैं। अगर ध्रुव में आपको लग रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूं ध्रुव में, ठीक है, अभी तक 7-8 लेक्चर हुए, 3-4 लेक्चर आपको सैंपल में मिल जाते हैं। अगर आपको वो समझ में आ रहा है, उसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, तो यहां भी आप धूम धड़ाके से कॉन्फिडेंट फील करोगे। और मुझे भरोसा नहीं था, जिस हिसाब से एडमिशन आ रहे हैं इस बैच में, मुझे लग रहा है कि लोगों को भरोसा है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, कोई कमी नहीं है भरोसे में, तो लोगों का भरपूर भरोसा है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ये बात करने वाले हैं कि 250 मतलब 250 प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है कि यूपीएससी का करेंगे कि यूपी पीसीएस का करेंगे। पहली बात तो ये क्या, तो देखो भाई, करना दोनों का है, ठीक है, करना दोनों का सिलेबस है ना। यूपीएससी यूपी पीसीएस का सिलेबस कॉमन भी है, बहुत हिस्सों में कॉमन है ना। और ये चर्चा मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, उसमें ऑलरेडी किया है कि कॉमन सिलेबस है, बहुत मैक्सिमम सिलेबस कॉमन है। कुछ पोर्शन यूपी पीसीएस में अलग से हैं, कुछ पोर्शन अलग से हैं, जैसे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो अलग है। जैसे 5 कहानियां हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, उषा प्रियंवदा की वापसी है, ठीक है, राजेंद्र यादव की क्या लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी वहीं कैद है, ऐसा समथिंग कुछ लक्ष्मी वाला है ना। 5 कहानियां हैं। एक कविता है अंधेरे में, अंधेरे में, ठीक है। ऐसे करके 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है हिंदी साहित्य के यूपी पीसीएस के सिलेबस में, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है। जैसे 1-2 चीज और, जैसे आप देखोगे आलोचना कर में तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऐसे करके 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है इसमें यूपी पीसीएस के सिलेबस में, यूपी पीसीएस के सिलेबस में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा। अच्छा, ये सिलेबस जो है दोस्तों, वो सिलेबस आपको मिल जाएगा, है ना, हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम नाम से यूपीएससी हिंदी के चैनल पर। यूपीएससी हिंदी का चैनल है, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस। इसी वीडियो के डिस्कशन ग्रुप में मैं पाठ्यक्रम अवेलेबल करा दूंगा। तो यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम यहां पर है, ठीक है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पाठ्यक्रम यहां पर है। आप इस पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस पाठ्यक्रम पे डिटेल में चर्चा की है अपने पुराने वीडियोस में, हिंदी साहित्य नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने चर्चा की है, दोबारा मैं इस पे समय नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं सीधा सीधा अंकुरण बैच पर ही आऊंगा, ठीक है। तो कुछ अंतर है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो कॉमन पार्ट है दोनों में, जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में कॉमन है सिलेबस में, उसको करवाएंगे सबसे पहले। तो पहले यूपी पीसीएस का नहीं कराएंगे, पहले यूपीएससी का नहीं कराएंगे, पहले दोनों में जो कॉमन सिलेबस का पार्ट है उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। यहां पर एक डाउट मैक्सिमम लोग का है, सर यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हटने वाला है, ये एक बड़ा डाउट है, सर यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हटने वाला है, हम क्या करें। देखिए, इसमें जो भी बात है आपकी बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली बात, मुझे भी ऐसी खबर आई थी उड़ते उड़ते, बाद में पता चला कि खबर सही नहीं थी। फिर ये भी पता चला कि ऐसी खबर कई बार आ चुकी है, ये पहली बार नहीं है। इवन यूपीएससी में भी ऑप्शनल हटने की बात बहुत समय से चल रही है। तो देखो, एक जो वैलिड पॉइंट है जिससे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, ऑप्शनल नहीं हटने वाला है, 2018 में ही अभी यूपी पीसीएस ने अपना सिलेबस पूरी तरह से यूपीएससी के अनुकूल बनाया था, ठीक है, पूरी तरह से यूपीएससी अनुकूल अपना सिलेबस बनाया था। तो 4 ही साल में चेंज कर दे, इतना ड्रेस्टिक चेंज कर दे, ऐसा कभी आज तक भारतीय इतिहास में हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 10% भी संभावना है कि ऑप्शनल हट जाए, तो आप क्या करिए, ये पूरा आपका गेम है, सिंपल सी बात है। अगर आपको 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हो, 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हो, मत पढ़ो अभी ऑप्शनल, इंतजार कर लो हटने का। लेकिन अगर जो आप 2023 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है, आपको इस बात पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऑप्शनल हटेगा कि नहीं हटेगा। कुछ भी पढ़ लिया यार, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और नहीं हटा, देखो हट गया तब तो भाई सब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ दोगे, क्योंकि नई चीजें इंक्लूड होंगी। अगर हटा तो नई चीजें इंक्लूड होंगी यूपी पीसीएस में, है ना। मान लो स्टैटिस्टिक्स आया, यूपी स्पेशल आया, ठीक है, अभी से वो पढ़ने तो बैठे नहीं, है ना। तो मान लो स्टैटिस्टिक्स और यूपी स्पेशल आया, तो वो सब लोग पढ़ेंगे, आप भी पढ़ दोगे, बात तो लेवल तो बराबर ही रहेगा, वहां पे तो कोई चेंज करना नहीं है। लेकिन अगर जो नहीं हटा ऑप्शनल और ऑप्शनल रह गया, तब सीधी बात आप इंश्योर करोगे कि मुझे 2024 का अटेम्प्ट देना है, बहुत दम लगा के देना है, और ये मान के देना है कि ऑप्शनल नहीं हटेगा। तो इस बात को समझिएगा। तो मैं कुल मिला के जिनको दिमाग में ये डाउट है कि ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, तो मैं यही कहूंगा, पढ़िए, कम पढ़िए, 1.5-2 घंटे हिंदी लिटरेचर पे समय दीजिए, लेकिन पढ़िए। हिंदी साहित्य अगर आप तो ऑप्शनल है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, उसको छोड़िए मत। हट गया तो वाह वाह, नहीं हटा तो आपका कुछ क्षति नहीं होगी, ठीक है, समझिएगा, बहुत बड़ी बात है ये।
ये बहुत बड़ी बात है। तो कई लोग इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। अच्छा, अगर हट जाता है तो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और हम नहीं जानते भाई। यहां पे देखो भाई, सीधे मैं बता रहा हूं, इसकी फीस है 2500 रुपए। 2500 रुपए अपने आप में बिल्कुल मिनिमम फीस है, सिंपल सी बात है, बहुत मिनिमम फीस है। इससे कम फीस हम लोग कर ही नहीं सकते थे, है ना। टैक्स वैक्स हटा के इससे कम फीस हमने बहुत कोशिश की, कुछ और सोचे, कुछ और आगे पीछे देखें तो समझ में आया इससे कम में संभव ही नहीं है हिंदी लिटरेचर पढ़ा पाना, ठीक है। तो इसकी 2500 फीस है। इसके अलावा अभी फीस की मैं बात करूं तो जो 100 सीटें हैं स्टार्टिंग के, जिन लोगों ने एनसीईआरटी बैच ज्वाइन किया या ध्रुव बैच ज्वाइन किया, जो हमारे 2 अदर इनिशिएटिव चल रहे हैं, पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं, ध्रुव और एनसीईआरटी, अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन किया तो आपको 500 रुपए की छूट है, केवल आपको 100 सीटों पर। यानी ध्रुव में भी हमारे लगभग 500 प्लस लोग हैं, एनसीईआरटी में भी अपने पास 500 प्लस लोग हैं। तो इन 500 प्लस लोगों में से जो अगर 100 स्टार्टिंग के आते हैं तो इनके लिए 500 रुपए की छूट है। ये हमारी तरफ से आपको मतलब कंसेशन है। अब दूसरी बात मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लो यूपीपीसीएस ने ऑप्शन हटा दिया, एक केस ये कर लेते हैं, यूपीएससी में तो नहीं हटने वाला है, मामला क्लियर है, पढ़ना ही है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है भाई, तो शांति से पढ़ लो। लेकिन यूपीपीसीएस में मान लो ऑप्शन हट गया तो मैं ये फीस तो रिफंडेबल नहीं है भाई, पहली बात, कोई ये मैं वापस कर नहीं सकता, एकदम संभव नहीं। हां, मैं ये जरूर करूंगा कि जो ऑप्शनल के बजाय जो नए सब्जेक्ट्स आएंगे उनकी वीडियोस, अगर उसकी कॉस्ट अगर 2000 रुपए होगी, ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट 2000 होगी तो जिसने हिंदी लिटरेचर का बैच ज्वाइन किया था उसको 500 रुपए डिस्काउंट कर देंगे। जितनी भी कॉस्ट रहेगी उसमें से कुछ 20% या 25% डिस्काउंट दे देंगे। इधर से करके उनकी भी हेल्प कर देंगे और हमारा भी काम बच जाएगा। तो ये काम मैं अपनी तरफ से टीम की ओर से नेतृत्व वाली भूमिका निभाते हुए आपसे बोल रहा हूं, अपना वादा कर रहा हूं कि मैं ये हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये तो सिंपल सी बात है, आपका पूरा रिस्क है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपका रिस्क है, मुझे इस बात में कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसमें हम लोग डिले नहीं करेंगे। क्योंकि अब ऑप्शनल नहीं पढ़ने का मतलब है, अगर आपने अभी ऑप्शनल पढ़ा, सिंपल सी बात है, फरवरी तक जो लोग पहला बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैच आने वाले हैं, नो डाउट बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, है ना। हिंदी लिटरेचर भाई स्टैटिक ऑप्शनल है, इसमें करंट अफेयर थोड़ा ऐड करना है, बस क्या करना है, हर साल जो क्वेश्चन नए आए कुछ वो क्वेश्चन डिस्कशन कर देना, बस सेम वीडियो नए क्वेश्चन डिस्कशन, यही चलेगा। लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन करते हैं, आपका फरवरी तक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, अलग लेवल की तैयारी हो जाएगी। फरवरी तक आप फील कर पाओगे कि यार अब तो ऑप्शन लग रहा है, मेरा हो गया। मैं आपसे बता रहा हूं, कई लोग का मेरे पास फोन आया है, 1-2 लोग को नहीं, कई लोग का मैं बता रहा हूं फोन आया, ये कहते हैं सर मैंने क्लासेस तो की हैं 157 क्लासेस, मैंने 1200-1400 में पढ़ने के नोट्स तो पढ़े हैं, लेकिन हम समझ में नहीं आता सर किस गड्ढे में डूब मरे। क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा हमसे। जैसे अगर सर क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर रामचंद्र शुक्ल की भूमिका, तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि रामचंद्र शुक्ल की भूमिका में क्या दिखाएं, है ना, ये नहीं समझ में आता है। इतिहास लेखन पर लिखना है कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखना है, कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या किया वो लिखना है, कि रामचंद्र शुक्ल से क्या चेंजेस आए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, ये लिखना है। सर ये बात हमें समझ में ही नहीं आती है। आपका एकमात्र यहां पे सॉल्यूशन है ध्रुव बैच। आपने क्लासेस 157 की होंगी, लेकिन उसमें ये प्रकार का डिस्कशन, आंसर में एग्जैक्ट क्या लिखना है, ये डिस्कशन वहां पे नहीं हुआ है, ठीक है, ये डिस्कशन वहां पे नहीं हुआ है। हम लोग ये काम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे, यहां पर इसकी फीस डिटेल्स है, ठीक है। तो मैं लेक्चर अब स्टार्ट करने से पूर्व, ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे फीस डिटेल्स है, ठीक है। अभी आप लोग धीरे धीरे ये ओरिएंटेशन क्लास समझिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप समझिए, ठीक है। तो ध्रुव की बात, ये फीस डिटेल्स है, 2500 रुपए इसकी फीस है। ये यूपीआई एड्रेस है, यहां पर आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ये कॉल नंबर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, यहां पे कॉल करने से कुछ नहीं होगा। यहां पर और ध्यान दें, किसी अन्य नंबर पे किया हुआ पेमेंट नहीं मान्य होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं, इस नंबर पे पेमेंट कर देते हैं, मान्य नहीं होगा भाई। जब क्लियर बात है, इस नंबर पे आप एक समझदार ऑडियंस है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्लियर लिखा भाई ये यूपीएससी हिंदी का अकाउंट है, ये यूपीएससी हिंदी का अकाउंट है जिससे जीएसटी लिंक है, इस अकाउंट में पैसा दे दोगे, ये किसी व्यक्ति का अकाउंट है। नो डाउट कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, अगर आपने गलती से ऐसा कर ही दिया तो मैनेज कर लेंगे। इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, टैक्स नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट को। तो एज अ जिम्मेदार नागरिक आपको ये बात समझ, कई लोग ये गलती करते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एज अ जिम्मेदार नागरिक पेमेंट केवल और केवल इसी नंबर पर करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको कहां भेजना है, इन दोनों नंबर पर में से कोई एक जगह, यह भी बात मैं क्लियर बता रहा हूं, एक जगह, या तो इस पे या तो इस पे। आप क्या करते हो, दोनों जगह प्लस यहां भी भेजने लगते हो,
हालांकि ये नंबर एक्टिव है ही नहीं, ये नंबर ही बंद है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हर जगह लगते हो भेजने, फिर कहते हो सर 3 दिन में बैच नहीं ज्वाइन हुआ, तो हम लोग पूछते हैं स्क्रीनशॉट कहां भेजा, पर सर इस नंबर पे भेजा है स्क्रीनशॉट। भाई ये नंबर ही नहीं है। पढ़िए क्लियर क्या लिखा है, भुगतान के बाद स्क्रीनशॉट यहां भेजना है। इन दोनों में से एक नंबर पर, दोनों नंबर पे भेजते हो तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, सिंपल सी बात है। कई लोग क्या करते हैं, इस पे भेज दिया, इस पे भेज दिया, इस पे भेज दिया, टेलीग्राम चैनल भेज दिया, ईमेल भी कर दिया, रमन सर के नंबर पे भी भेज दिया, गौरव सर के नंबर पे भेज दिया, सत्यप्रकाश सर के नंबर, जितना नंबर मिला हर जगह स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। भाई एडमिशन में हम लोग एक के जाने को देंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि यार मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, तुम्हारे पास ये है। जब वेरीफाई करेंगे तो फिर तो समय लगेगा। यहां पर एक दिन में प्रॉपर आप एक जगह पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, मैं कहूंगा यहां पे शेयर कीजिए और आपको एक दिन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। ऐप में हम लोग जल्द से जल्द शिफ्ट होने वाले हैं। जो शिफ्ट हो जाएंगे ऐप में, तुरंत क्लासेस ऐप में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। iOS वर्जन भी बन चुका है और एंड्रॉइड वर्जन भी ऐप का बन चुका है, ठीक है। अब वो फाइनल टेस्टिंग के फेज में है। उम्मीद है 26 जनवरी से पहले पहले हमारा ऐप भी तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांस है, कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कत ना हुई तो बहुत ज्यादा चांस है आपका शिफ्ट हो जाएगा वहां पे क्लासेस, ठीक है। यहां पर यह बात क्लियर लिखी हुई है कि कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अगर ऑप्शनल चेंज होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब यहां पर आते हैं अभी का शेड्यूल। ये शेड्यूल आ चुका है। एज अ जिम्मेदार ऑडियंस आपको ये शेड्यूल वो देखना है। जैसे 1 तारीख को आज पहली क्लास है, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पहली क्लास है। अभी हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अगले दिन अवकाश है, तो ये नहीं शोर करना है सर आज वीडियो नहीं आई, सर आज वीडियो नहीं आई, सर आज वीडियो नहीं आई। भाई पहले शेड्यूल देखना है। तो यहां पे देखिए 2 तारीख को छुट्टी है, फिर 3-4 लगातार क्लास है, फिर 5 को छुट्टी है, फिर 6 को क्लास है, फिर 7 को छुट्टी है, फिर 8 को क्लास है, 9 को छुट्टी है, 10-11 लगातार क्लास है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी शेड्यूल में। भाषा खंड, ठीक है, भाषा खंड और हिंदी साहित्य का इतिहास 2 चीज अभी चलेगी साथ में। मतलब पेपर 1 अभी कंप्लीट किया जाएगा, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 कंप्लीट किया जाएगा। अब एक बात और है कि सर क्या हम कुछ नहीं पढ़े, हम हिंदी लिटरेचर का ये बैच ज्वाइन कर लें? तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। कुछ नहीं पढ़े हैं हम लोग, यहां पे देखो बहुत कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां मेन कोशिश यही है, हाँ बैकग्राउंड जरूर देंगे। जैसे अब आप यहीं पे, अब मैं सीधा भी स्टार्ट करता हूं। जैसे हमारे प्रेमचंद शुक्ला जी हैं, ठीक है, मैं आपको यहीं पे बात स्टार्ट करता हूं, रुको, ताकि आप लोग एकदम मामला समझ में आ जाए। जैसे देखो ये सपोज क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है 2021 में आया, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। ये 2021 में आया। 20 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास के लेखन की दृष्टि, क्या दृष्टि है, क्या दृष्टि IAS है, यह प्रॉपर पूछा। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व, ये टिप्पणी आई 2019 में। और 2019 में दूसरा क्वेश्चन आया हिंदी साहित्य के इतिहास से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये प्रश्न आया 2021 में। 2022 का अगर हम देखें, 2022 का पेपर, ठीक है, समझिए 2022 का पेपर देखते हैं, तो यहां पर क्या है, यस में क्वेश्चन क्या है, देखो पहला 2022 का, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये है। अब देखो समझना, अभी थोड़ा सा अब हम बात समझते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, 2019 में क्वेश्चन क्या आया था, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया साहित्य इतिहास का काल विभाजन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, सेम टू सेम। अभी हम लोग पहला टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और यही क्वेश्चन रिपीटेड मिल गया, ठीक है। अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत छोटा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा कि देखो इतिहास लेखन, इतिहास लेखन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कवियों के बारे में जानकारी, लेकिन इतिहास लेखन केवल कवियों के बारे में जानकारी नहीं है, है ना। पहली बात, जैसे आप सिंपल से बात, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, सिंपल से बात है, इतिहास लेखन की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को छोड़ देते हैं। मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री, या जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम लोग जो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी सिंपल सी बात करूं कि वो क्या है, तो वो क्या होता है, एक हिस्ट्री होती कि हमने सारे इवेंट्स को लाइन से लिख दिया होता। 1 अगस्त को ऐसा हुआ था, 2 अगस्त को ऐसा हुआ था, 1506 में वास्को डिगामा आया था, 1603 में विक्टोरिया महारानी की नानी की डेथ हुई थी, उनके चचा की डेथ हुई थी, ये सब हम लिखते जाए। एक तो हो गया इतिहास ये, और एक होता है हम इसका विश्लेषण करके लिख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन क्या ऐसे कारण थे कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। यानी हम एक दृष्टि,
एक लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से इतिहास को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं ऐसे क्या कारण थे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडिया में क्यों नहीं सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हो गई? ऐसे क्या कारण थे कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में बनी, है ना? इन कारणों पे विचार, जब हम इन कारणों पे विचार करते हैं तो इसको हम कहते हैं इतिहास दृष्टि, यानी इतिहास बोध के आधार पर, इसको बोलते हैं इतिहास बोध। इतिहास बोध के आधार पर विश्लेषण, इतिहास का लेखन। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे, ये क्रमबद्ध केवल घटनाएं लिखेंगे। कुछ ऐसी किताबें आएंगी जो केवल क्या करेंगी, घटनाएं लिखेंगी, घटनाओं में सीधे बताएंगे कालिदास का जन्म 1506 में हुआ, हो सकता है सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ऐसे लिखा होगा उनकी किताबों में। 1599 में वो मर गए, मरने से पहले उन्होंने इन किताबों को लिखा था। एक ये तरीका होगा। ठीक है, कालिदास बहुत पुराने हैं, मुझे भी पता है, रोना नहीं, ठीक है, कि सर 1500 में कैसे कालिदास, मुझे पता है। अभी अभी कई लोग वीडियो में कमेंट करना शुरू करेंगे, अबे जब तुमको ये नहीं पता कि कालिदास 1500 में नहीं थे, कालिदास गुप्त काल में थे, है ना, तो तुम क्या पढ़ाएगा बे हिंदी साहित्य? मुझे पता है, अभी मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, अभी मैं इतिहास बोध समझा रहा हूं, ठीक है? तो बात समझिएगा। एक तरीका होता है आपने इवेंट लिख दिया। अच्छा, इवेंट लिखने में दो तरह के नमूने मिलेंगे। एक इवेंट जो आपने केवल नोट डाउन कर दिया घटनाओं का, इवेंट लिखने में दो तरह के नमूने मिलेंगे। एक नमूने क्या होंगे, रैंडम लिखेंगे, लिखे 1503 में कालिदास की मृत्यु हुई थी, फिर नीचे लिखे 1501 में इनका जन्म हुआ था, ऐसा पहला। फिर अचानक से लिखा 1506 में मीराबाई पैदा हुई थी। एक ऐसे लिख रहे हैं रैंडम, जो चीज जहां पे आई वहीं लिख दिया। कभी कालिदास लिखा, कभी पहुंच गया सीधे शेक्सपियर पर, कभी कुछ। एक इतिहास लेखन ये हो गया। और एक दूसरा हुआ अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया कि नहीं, पहले 1400 से 1500 की घटनाएं, इनके बीच में जो किताबें लिखी गई वो ऐसे ऐसे ये क्रम पे लिखी गई, इसके बाद जो किताबें लिखी गई वो ऐसे ऐसे लिखी गई, इस क्रम पे लिखी गई। तो ये भी तरीका है। तो यानी एक तरीका होता है जो इतिहास लिखने का, एक तरीका होता है अनौपचारिक लेखन, जो रैंडम, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, सुना हमने कि कालिदास के पैदा होते ही 40 दांत थे, हमने न्यूज में सुना, या हमारे कहीं पे हमने कहानियों में सुना, हमने उसको इतिहास मान के लिख दिया। तो कोई भी बात लिख दी, श्रुतियां लिख दी, कुछ भी लिख दिया, इसको बोलोगे अनौपचारिक इतिहास लेखन। इससे कोई औपचारिकता नहीं है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। और एक जब हमने औपचारिकता, हमने तथ्यों की जांच की, थोड़ी बहुत हमने चीजों को चेक किया, तो होता है औपचारिक इतिहास लेखन। औपचारिक इतिहास लेखन ये वाले बैच में ऐसा ही बैकग्राउंड बस दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बात समझिएगा। तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल की भूमिका, ये करवाने से पहले केवल आपको इतना बैकग्राउंड दिया जाएगा। अगर इतने बैकग्राउंड में आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये 2500 रुपए में पूरा का पूरा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स आपको कंप्लीट कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा स्ट्रिक्ट टारगेट है 250 क्वेश्चन प्लस, आगे पीछे कुछ 10% प्लस माइनस, है ना? ये तो जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने आप पता चलता जाएगा। तो स्ट्रिक्ट हमारा टारगेट है। तो इसमें यही बात है, अगर आपने हिंदी लिटरेचर एक भी बार नहीं पढ़ा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, एटलीस्ट एक रीडिंग हो जानी चाहिए। या एक काम और कर सकते हैं, अगर आपने एकदम नहीं पढ़ा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे सिलेबस उठाइए, देखिए समझिएगा, एक जो तरीका ये जो एकदम नहीं पढ़े उनके लिए, जैसे पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र 1, यहां पे लिखा है हिंदी भाषा नागरी लिपि का इतिहास, प्रश्न पत्र 1 का खंड क, ठीक है? तो प्रश्न पत्र प्रथम का खंड क, और खंड ख क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मान लो क्लास में डिस्कशन हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं, कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न पढ़ा रहा हूं, है ना? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, देखो सीधे यही क्वेश्चन आया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और उसका महत्व, ठीक है? अगर मैं ये बात डिस्कशन कर रहा हूं तो आप ये कर सकते हो, जो भी नोट्स आपके पास हैं, चाहे पतंजलि आईएएस, चाहे दृष्टि आईएएस, चाहे रैंडम ये आईएएस वो आईएएस, चाहे इग्नू, जो भी आपके पास नोट्स हैं उस नोट्स को आप रीड कर सकते हो एक बार। ये काम आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, केवल इतिहास लेखन के 10 पेज के नोट दिए वो पढ़ के क्लासेस तब देख लीजिए। पैरेलली आप ये काम कर सकते हो, आधा घंटा 30 मिनट से 40 मिनट लगेगा ये पढ़ने में, और 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। तो डेली 2 घंटे में आपका हिंदी लिटरेचर आराम से तैयार होता रहे। ये नहीं कर पाते हो और आप सोच रहे हो कि पहले बेसिक पढ़ना है तो पहले पढ़ लो, एकदम हड़बड़ी की जरूरत नहीं है।
हमें एडमिशन बिल्कुल नहीं चाहिए, और खासतौर पर ऐसे बच्चों का बिल्कुल एडमिशन ही नहीं चाहिए जो बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। क्योंकि हमें पता है अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो 2000, और अगर आपका अटेम्प्ट 2023 में 25 में है और आपने नहीं पढ़ा है, तो आपकी बात एकदम लॉजिकल है, समझ में आता है। अटेम्प्ट आपका 2023 में और आप अभी रीड भी नहीं किए हिंदी साहित्य का सिलेबस, तो मेरे हिसाब से भगवान ही आपके मालिक हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं भी हाथ जोड़ता हूं और बचिएगा, बिल्कुल एडमिशन लेने की आपको एकदम जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास से मैं केवल ऐसे चीजें डिस्कशन करूंगा। अब इसमें भी दो चीजें हैं, दो तरीके से काम चलेगी। पहली बात ये, ठीक है, तो दो तरीके से काम चलेगी, जैसे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें पीवाईक्यू में क्या कोई क्वेश्चन आया है। पीवाईक्यू अभी हमने देखा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए, भर के क्वेश्चन आए, ठीक है, भर के क्वेश्चन आए। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्या इस पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है। तो जिस चीज में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया होगा उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानेंगे। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता पे अभी पीवाईक्यू में कोई प्रश्न नहीं आया है, तो अभी हम इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो सिलेबस के हर पॉइंट, हालांकि इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन ही नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कैसे लिखना उसको करेंगे, लेकिन हम लोग पीवाईक्यू के बेसिस पर, आपने देखा, देखो पहला ही टॉपिक है, इस बात को समझिए, पहला ही टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। जैसे आप यही तो, जैसे आपके दिमाग में क्या डाउट होगा, सर ये पढ़ने से मेरा कितना काम हो जाएगा, यही तो एक पहला डाउट होगा, सर मेरा कितना काम हो जाएगा। तो कितना मुझसे मत पूछिए, रिक्वेस्ट है, मेरे ऊपर आप बर्डन मत डालिए, आप ये बर्डन एक बार खुद उठाइए। और बर्डन क्या है, सिंपल सी बात है, जो आपके सामने था, आपके सामने ये चीज है, बर्डन ऐसे उठाइए। देखो पहला ही टॉपिक हम उठाते हैं, हमने 3 साल के पेपर देखे, मैंने आपसे कहा है 7 साल के पीवाईक्यू रटने हैं, ये वाली किताब सब लोग ले लीजिएगा, है ना, अनसॉल्व्ड पेपर है 7 साल का, मैंने तो प्रॉपर पूरा सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन आप देखोगे 7 साल के एक एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर यहां पे सॉल्व किए हुए हैं, इवन इस पे ही सॉल्व किए हैं, नहीं तो अपनी कॉपीज में सॉल्व किया है। एक एक प्रश्न, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैं एग्जाम में छोड़ के जाता हूं, एक भी प्रश्न नहीं है, सारे सॉल्व करके गया हूं। ठीक है, ये 7 साल के सारे। अब समझिएगा एक बात, ये महत्वपूर्ण जो है, और आप लोगों को पढ़ाने के पहले और एक बार सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण आती है। अगर आप पेपर देखोगे, पहला ही टॉपिक है, अभी आगे तो हम लोग देखते ही जाएंगे, और आगे अभी आगे देखेंगे, जैसे जैसे आएंगे ना आगे हम लोग काम करते जाएंगे। पहला ही टॉपिक है क्वेश्चन 2019 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। 2019 का मैं आपको पेपर दिखाता हूं, ठीक है, एक मिनट मुझे समय दीजिए। ये 20 नंबर पे पूछा, देखो सेक्शन ए 20 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है, ए मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6वां देखना, इधर इधर देखो 6वां दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर थोड़ा देर होल्ड कर लेना, देख लेना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और नजदीक ले जाओ, दिख रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितना प्रासंगिक है, सप्रमाण उत्तर दे। देखिए ये दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ये चीज दिख रही है आपके सामने 2019 के पेपर में। 2022 में क्या पूछा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। बस क्या किया, अब इसको 10 नंबर में दे दिया, बस ये किया, 10 नंबर में दे दिया। ठीक है, यहां पर पूछा था 20 नंबर में, यही क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा था, और अब क्या किया, 10 नंबर में पूछ दिया। तो यूपीएससी वाले यही गेम आपके साथ खेलेंगे। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन की दृष्टि, तो हो सकता है 23 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एग्जैक्ट यही प्रश्न आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यार, हिंदी साहित्य का सिलेबस स्टैटिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट है। क्यों स्टैटिक है, कोई डायनामिज्म नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी आज नहीं इतिहास लिखेंगे, देखिए ये कभी, आप चेहरा भी देख रहे होंगे, है ना, कितने स्मार्ट से हैं, और भाई इनका खत्म हो गया टाइम पीरियड, लिख के जा चुके ये, अब बस हमको क्या करना है, बस देखना है कि इनकी दृष्टि क्या थी, बस सिंपल सी बात है। तो कोई करंट अपडेशन नहीं, केवल स्टैटिक पोर्शन है, पीवाईक्यू केवल रटने हैं, पीवाईक्यू के सही प्रकार के उत्तर केवल रटने हैं, और काम हमारा हो गया, खत्म, खल्लास। ये काम हम लोग, ये अप्रोच यहां पर इस बैच में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बैच में हम लोग ये अप्रोच करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहां पे डिस्कशन किए जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 से 2 बार रिपीट हुए उसको सबको डिस्कशन किया जाएगा। कुछ जो नए क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी यहां पर डिस्कशन किया जाएगा, और इस बेसिस पर हम हिंदी साहित्य का हर टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब आप इस बात को समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस अप्रोच से चलेंगे। देखो अप्रोच भी हम लोग की कैसी रहेगी, पहले हम पेपर 1 कंप्लीट करेंगे, सिंपल सी बात है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। जैसे आप समझना, जैसे अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस दिखाता हूं, सिलेबस एक बार देखो,
देखो सिलेबस में पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट इतिहास पर है, ठीक है, इतिहास पर है। और दूसरा पार्ट क्या है, इसी के एप्लीकेशन पे। जैसे पहले पार्ट में आप देखोगे, पहले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे बोला आदिकाल, आदिकाल में दिया है सिद्धनाथ रासो साहित्य प्रमुख कवि, इनके बारे में दिया है। अब पेपर 2 में देखोगे तो बोल रहा है तुलसीदास, सूरदास, जायसी, बिहारी, इनके व्याख्या, ये व्याख्या खंड, ये सब है, ये सब पूछ रहा है। और इसके पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, गद्य और पद्य से रिलेटेड प्रश्न। तो पहले में जो हम पढ़ते हैं, सेकंड में क्या है उसके डिटेल में जाके पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो ये सब लिंक्ड है। जैसे आप मान लो, आप सपोज मान लो आपने क्लासेस जो की होंगी, जो भी आपने हिंदी लिटरेचर की क्लासेस की होंगी अगर 157, तो आपने कैसे पढ़ा होगा, आपने आदिकाल में जब सिद्धनाथ रासो साहित्य आप पढ़ रहे होगे, तो इसके बाद जब आप हेमचंद्र विद्यापति पढ़ रहे होगे सपोज, तो आप यही पेपर 2 का भी यही पोर्शन पढ़ रहे होगे, व्याख्या साथ साथ में आप लेके चल रहे होगे। पेपर 1 और पेपर 2 साथ साथ में लेके चल रहे होगे। यहां पे हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हम पेपर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, हाँ, एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे पेपर 2 वाले एग्जाम्पल्स, क्योंकि पेपर 1 का आंसर राइटिंग करते समय पेपर 2 के एग्जाम्पल्स ही काम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहां पर सीधे आ गया सिद्धनाथ साहित्य, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, सिद्धनाथ साहित्य ने आरंभिक हिंदी के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, यही प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो सिद्धनाथ साहित्य से जोड़ दिया आरंभिक हिंदी, देखो सिद्धनाथ साहित्य, ठीक है, इससे जोड़ दिया कौन सी, प्रारंभिक हिंदी के दिख रहे हैं, हाँ, प्रारंभिक हिंदी, इन दोनों को जोड़ दिया और क्वेश्चन अगर बना दिया। अब सिंपल सी बात है, सिद्धनाथ साहित्य के एग्जांपल्स हम लोग यहां पर लिखेंगे। जैसे जहि मण पवन न संचरई रवि ससीणा प्रवेश ताई बड़ चित्त विषाम कुरु सरहे कहूं उपदेश, है ना, ये वाले एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने रीड किया है सिलेबस तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रीड नहीं किया है तो भाई मत ज्वाइन करना, बच जाना। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर कट मामला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस आधार पे इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सिलेबस के एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और इसी आधार पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी आधार पर सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारा टारगेट यही है। देखो अब मैं वापिस ये क्लास में मैं सोच रहा हूं कुछ स्टार्ट ना करूं। कुछ स्टार्ट करने का मतलब है कि आप लोग के लिए डिफिकल्टी होना, तो आप लोग भी एक बार माहौल बना लो। ये क्लास एक तरह से माहौल बनाने का सोच लो। ठीक है, तो पहला माहौल ये है कि भाई देखो, अगर आपने 10 साल के PYQ देखे हैं, जो कि मैं कहूंगा देखो ये वाली किताब ले लो, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। इसका मतलब यह है अगर हमने 2022 तक के पेपर पे हमारी पकड़ बन गई है, 13 से 22 तक के पेपर पे केवल पकड़ बन गई है, तो हम आराम से 23 का पेपर धूमधाम से फोड़ के आएंगे। तो यानी हमारा फोकस 1400 पन्ने के नोट्स और 157 लेक्चर ना होके इसको सॉल्व करना होगा। फोकस ये सॉल्व हो गई ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई माइकल रोक नहीं सकता। टॉपर्स को देख लीजिएगा, ये बात हो गई। टॉपर्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है, टॉपर्स 157 लेक्चर पढ़ के टॉपर्स नहीं बन गए, क्योंकि 157 लेक्चर सब पढ़ रहे हैं। टॉपर्स में अलग क्या था, इस वजह से वो टॉपर बने। कॉमन चीज करने से टॉपर नहीं बने, उनमें अलग क्या था, तो PYQ सॉल्व करना अलग चीज थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो PYQ सॉल्व करते हैं हिंदी का, 1-2 गिनती के लोग होंगे, और वही टॉपर बनते हैं, वही सेलेक्ट होते हैं। आधे लोग तो अभी ये भी नहीं डिसाइड करते कि हमें ऑप्शनल क्या लेना है, और चीजों तो गोली मारो, यही नहीं डिसाइड है कि हमें ऑप्शनल वा क्या लेना है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भैया PYQ पे ढंग से तैयारी होनी चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो हम लोग यही काम करेंगे, PYQ के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाएंगे यहां पर। अच्छा, इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपका पहले पेपर 1, फिर पेपर 2 में व्याख्या का पोर्शन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट व्याख्या होगी उसको लिखेंगे, फिर पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस आधार पे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जो रह जाएगा यूपी PCS का उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि फरवरी एंड तक या मिड मार्च तक आपका 70% तो हो ही जाए। मतलब 70% का मतलब ये 2.5 सते, तो 2.5 सते हो जाएगा 175। ठीक, 175 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके हो जाए कंप्लीट। तो 175 क्वेश्चन का ये मतलब है, सिंपल सी बात है, देखो हिसाब किताब बहुत सिंपल है। एक क्लास में 3 क्वेश्चन मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्लास में मान लो। हमें चाहिए होंगे लगभग 50 से 60 क्लासेस, लगभग 50 से 60 क्लासेस चाहिए होंगी हमें कंप्लीट करने में। और हमारे पास समय है लगभग 2 महीने का। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, 3 महीने में 50 से 60 क्लासेस, ये हमारा टारगेट होगा और इस बेसिस पे हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग ने थोड़ा रुचि दिखाई तो पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे यार, 70-80 क्लासेस में तो खत्म ही हो जाएगा।
तो डिपेंड्स कि क्या चल रहा है, कैसा आप लोग का भी सपोर्ट आ रहा है, कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग ये काम करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये आप लोग करोगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे कई लोग पूछ रहे थे सर क्या इस नोट से आप पढ़ाएंगे। हाँ, अब आते हैं एक चीज और कि नोट्स कैसे बनाना है। ये सेकंड टॉपिक आज का है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है इसका, वीडियो का 40 मिनट हो गए। तो ये है नोट्स कैसे बनाएं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, नोट्स कैसे बनाएं। तो पहली बात ये, अरे नोट्स और इससे नोट्स से कोई थोड़ा ना पढ़ाता है, नोट्स थोड़ा ना मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये इनको ऐसे सामने रख के इनका स्टेटमेंट ऐसे सामने दिखाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा ऐसे इंटरेक्टिव बनाने की। ये सैंपल है आपको समझने के लिए कि आपको ये काम करना है। जैसे इतिहास लेखन टॉपिक है ना, तो नोट्स कैसे बनाना है, तो ये बात समझिए। जैसे अभी मैं इतिहास पर ही एक लोग के नोट्स देख रहा था, एक लोग ने मुझे नोट्स भेजा, सर देखिए, तो उस नोट्स में चर्चा पता है किस बात की थी कि कनिष्क के पापा क्या नाम था, इसकी चचेरी बहन का क्या नाम था, इसके चचेरे भाई का क्या नाम था, इसने 2 लोगों से शादी किया, दूसर की जो शादी थी वो इन गणराज्य के इनके व्यक्ति के साथ हुई थी। पढ़ते ही अब मुझे लगा बस 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 बस, अब मुझे चक्कर आ रहा है। नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स में 2 चीजें होनी चाहिए। पहली बात कॉन्सेप्ट जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और दूसरी बात होना चाहिए रिवीजन आसान हो जाए। इतने शॉर्ट्स हो नोट्स, इतने छोटे हो, रिवीजन ऐसा ना हो कि एग्जाम में फिर से वही 1200 पेज पढ़ के जाना पड़ रहा है। एग्जाम में भाई 5 दिन का गैप रहता है। देखो सिंपल सी बात है, यूपी पीसीएस में 1 दिन का गैप रहता है, यूपीएससी में 5 दिन का गैप होता है ऑप्शनल के लिए। ये 5 दिन में आप 1200 पेज इंपॉसिबल है पढ़ पाओ, और पढ़ भी लोगे तो रिपीट कर पाओ, इंपॉसिबल है। हम ऐसे नोट्स बनाएंगे 5 दिन में एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हो जाए, एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हो जाए 5 दिन में। ये हमारा टारगेट हो। और वो कैसे होगा, आप अगर ना जो 250 क्वेश्चन प्लस यहां पे करवाए जाएंगे, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लेना है, बस यही काम आपको करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो अब जैसे मान लो मैं इतिहास लेखन पर नोट्स बना रहा हूं, सपोज इतिहास लेखन पे मैं नोट्स बना रहा हूं। अब देखो कि इतिहास लेखन पे ना आपको पोथी पढ़ के नोट्स बनेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई, आधा पन्ना नोट्स का पढ़े सो आईएएस हुई। ये काम हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझिए, जैसे इतिहास लेखन है तो हमने आचार्य शुक्ल लिखा, तो पहली बात ये हमें यही सोचना है, हमें सोचना है प्रश्न किस प्रकार का आएगा। तो प्रश्न आ रहा है सपोज भूमिका, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, तो हमारा नोट्स ऐसा होना चाहिए कि काल विभाजन भी दिखा दे, और उनकी भूमिका भी दिखा दे कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही प्रकार से इतिहास बोध का प्रयोग किया हिंदी साहित्य में, विधेयवादी दर्शन दृष्टि से, जो कि पश्चिम में तेन के समान है। तो ये जो नमवा लिखना है जिसका, ये चीज हमारे नोट्स में होनी चाहिए। जो फैक्ट है कि तेन नाम के विचारक थे, उनके समान इन्होंने विधेयवादी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया, इतिहास बोध। तो हम टू द पॉइंट अपनी नोट्स बनाएंगे। चित्रवृत्ति, इन्होंने कहा कि साहित्य क्या है, जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो हमने ये स्टेटमेंट याद किया, और फिर शॉर्ट में देख लिया कि ये कैसे चेंज हो रहा है चित्रवृत्तियां। कहां पे इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो नागरिक प्रचारणी सभा का ग्रंथ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। तो हम एकदम दिमाग में मेरे यही चलेगा कि प्रश्न आएगा तो मैं उत्तर क्या लिखूंगा। तो हमारे नोट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होंगे, न कि रैंडम, न कि जो मन किया वही, न कि जो 1200 पेज की बुकलेट है उसमें से छांटने बैठ गए। नहीं, वो छांटने नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपके नोट्स होंगे। तो ये बात आपको नोट्स वाले क्लियर होना चाहिए कि सीधे देखो एक पेज में खत्म, एक पेज में आचार्य शुक्ल जी का पूरा इतिहास लेखन खत्म। कहीं से क्वेश्चन आ जाए इतिहास लेखन पे, आप आराम से ये पन्ना पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इतिहास पे पीवाईक्यू का सारा क्वेश्चन देख डालो, जितना आचार्य शुक्ल वाला इतिहास पे जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन आया, इस पन्ने को पढ़ो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है देन आई एम सक्सेसफुल, नहीं हो रहा है तो मतलब है कि मेरे नोट्स में कमी है। ये आप देख के बताओ हो रहा है कि नहीं। देखो आप, ठीक है, आप इसको देखो, 1.5 पेज का नोट्स है। फिर देखो रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी किताब का नाम लिखा, ये लिख दिया शुक्ल जी द्विवेदी जी का मिश्रण है। टू द पॉइंट अपनी बात, जो एग्जाम्पल्स लिखने थे कि इन्होंने क्या किया, जो एग्जाम्पल्स दिए वो लिखा, जो एग्जाम्पल थे वो लिखा। ठीक है, ये किया। एचपी द्विवेदी, टू द पॉइंट कि शुक्ल जी का ऐसा है, इनका ऐसा है, टू द पॉइंट। देखो सारे क्वेश्चन, ये 3 पेज पढ़ो, सारे क्वेश्चन। अशोक के फूल में इन्होंने कुछ बात कही है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से टैकल हो जाएंगे अगर आपने इस तरह के नोट्स बनाए। ठीक है, इस तरह के नोट्स बनाए। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में।
और वही प्रक्रिया हम यहां पे अपनाएंगे। नोट्स मेकिंग आप करोगे, मैं नहीं कुछ करूंगा, और मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाला हूं। पहली बात जो क्लास में चलेगी, क्लास में आप बातों के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फिर पहले की तरह हमेशा जो हम लोग का यूपीएससी हिंदी का वादा रहता है, पीडीएफ हमेशा की तरह बिल्कुल ही वाहियात क्वालिटी की होगी। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स वहां पे हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक होंगी पीडीएफ। क्लास सुनना है, क्लासेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर हिंदी साहित्य में आपने इंग्लिश का प्रयोग करके पाप कर दिया, तो पाप होने दीजिए। क्लास अत्यंत जरूरी है, बिना क्लास किए नोट्स का कोई महत्व नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच होगी आपको, ये काम आपको करना है। ठीक है, अब जैसे नोट्स में जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है, जैसे एक मैम ने मुझे नोट्स भेजा था, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, ठीक है, नाम ले लूं, नोट्स दिखा दूं, ये ज्यादा अच्छा है। रुक जाइए एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपको नोट्स दिखा देता हूं। बस जुकाम सर्दी हो गई बा। दिखा रहा हूं नोट्स, ये समझना है। चल जा भाई, देखो देखो ये नोट्स हैं, देखना। अब यहां पर लिखा है उन्होंने, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियों में बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थितियां के अनुसार होता है। ये एक लेखनी ये है। और दूसरी बात ये है कि भैया देखो एक चीज है, आप जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे तो आपको बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट लिखने होंगे, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट लिखने होंगे। ये पूरी दुनिया कहती है, टॉपर्स भी कहते हैं कि बड़े लोगों के माध्यम से जब ऑथेंटिकेट करोगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। लेकिन अब एक लिमिटेशन आते हैं हम लोग औकात की बात। क्या आप ये वाला स्टेटमेंट, 7 पेज का नोट है, सातों ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने जब इनका नोट्स देखा था तो मैंने इनकी खूब बढ़ाई की थी। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नोट्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी जो हम समस्याएं देखेंगे। ठीक है, क्या समस्याएं ये बात देखिए, जैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट आपके नोट्स में नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मैंने इस चीज को कैसे लिखा है, देखो यही तरीका है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया सीखो। यही स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, मैंने भी लिखा है नोट्स में इसी तरीके की चीज को। तो मैंने क्या लिखा है, इसको देखो, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और बाकी चीज अपनी भाषा में। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। जब आंसर लिख रहा हूं तो इतिहास दृष्टि बताते समय यही लिख दो, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये लिख दिया। और अब बदल दिया, ये भी जो नीचे का उन्होंने पॉइंट लिखा था वो अपने मन से, क्योंकि आप उतना बड़ा स्टेटमेंट याद नहीं कर सकते। बहुत एकाध गिनती के विवेकानंद होंगे यहां पर जो याद कर पाएंगे, हमारी औकात, मेरी तो नहीं है। तो जो मेरे जैसे हैं, चलो भाई हो सकता है आपकी हो, लेकिन जो लोग यहां पे वीडियो देख रहे हैं और मेरे जैसे हैं, इतने बड़े स्टेटमेंट को तोड़ने आना चाहिए। समझदारी इसमें है कि एक लाइन का लिखिए जो आपको याद रहे, जो आप एग्जाम में कोट कर पाए। आपने मान लो क्वेश्चन आया, सपोज एक क्वेश्चन आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, इतिहास दृष्टि। अब आपने, या इतिहास दृष्टि का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, उनकी जो इतिहास दृष्टि थी उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब आपने क्या किया, ये स्टेटमेंट लिखा वहां पे, ये बड़ा स्टेटमेंट लिखा, 150 शब्द में प्रश्न था, 150 शब्द आपने स्टेटमेंट लिख दिया। कितने शब्द का स्टेटमेंट है देखो, देखते हैं एक बार, लेट्स सी काउंट, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये दोनों मिला के 12, 84 शब्द आपने स्टेटमेंट में खा गए। लिखना था मैक्सिमम 150 शब्द में, इवन इससे कम। तो ये लोड गड़बड़ हो जाएगा नोट्स में, ये काम नहीं करना है। नोट्स उतना बनाइए जो आपको याद कर पाए। तो केवल ये स्टेटमेंट, संचित प्रतिबिंब होता है तक, बस ये आपका नोट्स होगा। बाकी चीज समझदारी, बाकी वाला जो पोर्शन है समझदारी, कि चित्रवृत्तियों में परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखो मैंने भी नोट्स बनाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा नोट्स इनसे अच्छा है, नहीं,
ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने क्या किया, टू द पॉइंट अपनी बातों को लिख दिया, तो नोट्स इनका ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा नोट्स ज्यादा काम का है। अप्लीकेबिलिटी मेरे नोट्स की बन जाती है। क्यों? सामान्य व्यक्ति जो मेरे जितना टैलेंटेड है या मेरे जितना ज्ञान है, जिसको एवरेज स्टूडेंट है, उसको ये चीज नहीं याद हो पाएगी। और दूसरी बात, एक बार को चलो ये याद कर लिया इन्होंने, एक बार को कर लिया, मान लो आपने कसम खा लिया कि नहीं सर मैं आपको गलत प्रूफ करके रहूंगा, मैं ये याद कर लूंगा, तो सारा तो कतई नहीं याद हो पाएगा। आधुनिकता के विषय में शर्मा जी, है ना, शर्मा जी के लौंडे रोहित शर्मा है, चलो जो भी है, रामविलास शर्मा है, कौन से शर्मा ये नहीं पता, लेकिन शर्मा जी हैं। आधुनिकता अंग्रेज राज की देन नहीं है, उसका विकास इस राज के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है, वह पुराने साहित्य की सामंत विरोधी बुनियाद पर विकसित हुआ है। ये दावा इतिहास चेतना के अवरुद्ध से निर्मित होता है। मार्क्स का विश्वास है कि इतिहास उत्पादन प्रणाली में निहित उत्पादन की शक्तियों से मिलकर बना है। शर्मा जी का काल विभाजन के संदर्भ में स्टेटमेंट। रामविलास शर्मा हिंदी जाति की अवधारणा। इतना लगोगे याद करने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वाट लगनी तय है। तो वाट को कैसे बचाना है वाट लगने से? पहली बात, इसीलिए पीवाईक्यू देखना है और ऐसे स्टेटमेंट से याद करने हैं, ऐसे स्टेटमेंट से याद करने हैं नोट्स में, वो स्टेटमेंट होने चाहिए जो हर प्रश्न में फिट बन जाए। हर प्रश्न में कोई प्रश्न आए, ऐसा स्टेटमेंट कॉमन उठाओ ना, फिट बैठ जाए। जैसे मैला अंचल पढ़ रहे हो, मैला अंचल का कोई क्वेश्चन आया, सपोज क्वेश्चन आ रहा है मैला अंचल की भाषा शैली, ये प्रश्न आया सपोज क्वेश्चन, तो भाषा शैली का आपने एग्जांपल याद किया है एक दो, कि कमली गमकौआ साबुन लगा के ऐसा ऐसा हो जाती है कि पूरा गांव गम गम करने लगता है, आपने याद किया। माघ का जाड़ा बाघ को भी ठंडा करता है, आपने एग्जांपल याद किया। आपने ये भी किया गया कि गांव के लोग बहुत ही सीधे होते हैं। यदि सीधे का मतलब अंधविश्वास, अज्ञान और अनपढ़ है तो वाकई में सीधे हैं, लेकिन गांव के लोग इतने ज्यादा चंटे चालाक हैं कि वो 1 मिनट में किसी व्यक्ति को ठग लें। ये स्टेटमेंट याद कर रहे हो तो ये तो ठीक है, मतलब नो डाउट कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं, लेकिन एक कॉमन स्टेटमेंट है। कौन सा? वही, इसमें फूल भी है, फूल भी है, धूल भी है, कीचड़ भी है, गुलाब भी है, पता नहीं क्या सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, डॉट डॉट डॉट। ये वाला स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आप भिड़ा सकते हो। मैलांचल का कोई क्वेश्चन ले आओ, ये स्टेटमेंट मैं भिड़ा दूंगा। महाभोज में उस खतरनाक अग्नि लीक कर, है ना, जिस पर बिसु और बिंदा वाला जो स्टेटमेंट है वो किसी भी महाभोज के क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा, लेके देख लो। तो सबसे पहले उन स्टेटमेंट के नोट्स बनाएंगे हम लोग जो ससुरे कॉमन है, हर जगह ये यूज कर देंगे। जैसे हिंदी मतलब साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, या आप हर जगह यूज कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अब थोड़ा सा डिस्कशन माहौल बन रहा है तो डिस्कशन एक बार करते हैं। मान लो प्रश्न आता है अंधा युग नाटक, अंधा युग नाटक के महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न आता है। अब अंधा युग आपको पता है थोड़ा बहुत कि यार अंधा युग जो है भीष्म साहनी ने किसने लिखा है थोड़ा बहुत, है ना, और ये है कि ये कृष्ण जो है कुछ कुछ कृष्ण के ऊपर आरोप लगाइए गांधारी बंधारी, और यही महाभारत युद्ध के बाद का है, ये आपको पता है, थोड़ा बहुत कहानी के बारे में पता है, ठीक है। लेकिन जब आप कनेक्ट कर रहे हो कि शुक्ल जी कहते हैं साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति में युद्ध की काम्यता पर विचार दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र में किया है, उसी प्रकार अंधा युग नाटक नाट्य गीतिका में डैश 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 इस प्रकार से करते हैं। टू द पॉइंट शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस प्रकार का दे रहे हो, 2-3 लोगों को लाते हुए दे रहे हो, तो आपका आंसर कमाल का बनता है। अंधा युग नाटक के बारे में आप पढ़ोगे, कोचिंग में आपको अंधा युग नाटक के बारे में जम के पढ़ाया जाएगा। नाट्य गीत का है ना, इसका AIR ऑल इंडिया रेडियो में प्रचार किया गया था, सब बताया जाएगा। लेकिन कैसे इंटरलिंकेज करना है, शुक्ल जी की बात यहां पे कैसे यूज हो सकती है, अब बताओ। शुक्ल जी की ये वाली बतिया तो आप नहीं लिख सकते ना, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, केवल इतना, जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये यूज कर सकते हो आप। दिनकर को यूज करो। और बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बड़ा विचार हो रहा था कि यार युद्ध की काम्यता, क्या युद्ध काम्य है, युद्ध लड़ना चाहिए। युद्ध के विनाश को देखते हुए पूरी दुनिया तबाही थी। चित्त वृत्तियां, जनता के जो चित्त में था वो युद्ध था कि भैया हमारा जीवन क्षण भंगुर हो चुका है, हम तो बड़े लोड में हैं, क्या युद्ध होना चाहिए था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब कुरुक्षेत्र भी लिखा जाता है और तब अंधा युग नाटक भी लिखा जाता है। ये जब आप आंसर राइटिंग में
समझाते हो एग्जामिनर को, तब उसको लगता है भाई बस यही वो लौंडा था या लौंडिया थी जिसको हमको सेलेक्ट करवाना है। ये बात आपको समझना है। अब ये बात है। अब रही बात, एक चीज है, देखो ये कोर्स अपने आप में बेस्ट है, सिंपल सी बात है, लेकिन यार मेरे में कुछ कमियां हैं एज अ पर्सन। हो सकता है हालांकि मैं ये इंश्योर करूंगा कि यहां पे कुछ गलत ना बोलूं, प्रॉपर चेक करके। एक आध कभी हो सकता है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर जाऊं आपको समझाने के चक्कर में। हो सकता है आचार्य शुक्ल जी को कुछ अंटपंट बोल गया, मैं द्विवेदी जी को कुछ अंटपंट बोल गया, वो मेरी व्यक्तिगत समस्या रहेगी इस कोर्स में। अगर मैंने ऐसा किया तो उसको ये नहीं लोड लेना है कि है ना हम नहीं पढ़ेंगे, अब मत पढ़िए, आपका नुकसान होगा। आप फीस दे दो, मत पढ़ो। मैं कौन सा चेक करने जा रहा हूं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इस बात को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें। आप पढ़ाई पर ध्यान दें बजाय कि मेरे पढ़ाने के तरीके पर। ठीक है, पढ़ाने के तरीके के मामले में मैं बेस्ट हूं, ये मुझे पता है। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्लास में, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये सत्यप्रकाश सर की जिम्मेदारी होगी कि आपको क्लासेस सारी समझ में आए। नहीं समझ में आया क्या, वो आप बिल्कुल पूछिएगा और हम लोग हमेशा ओपन रहेंगे। लेकिन सर ये नहीं पढ़ा है, सर आपने क्लास में इनके बारे में टिप्पणी कर दी, इनके बारे में कमेंट कर दिया, ये हम लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ना इसका कुछ रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स करिए, हिंदी लिटरेचर की समस्या भूल जाइए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए हिंदी लिटरेचर। ठीक है, नोट्स भी बनाना मैंने सिखा दिया कि कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट के नोट्स बनाना है, पीवाईक्यूज पढ़ना है वो भी समझा दिया। ठीक है, और कैसे हम लोग करेंगे मैंने वो भी बता दिया। तो मैंने इस बैच के बारे में भी आपको समझा दिया कि इस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह का ध्रुव है। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं सामान्यतः नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, अपने ये वाले नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि यार हाँ मेरे ये नोट्स ज्यादा अच्छे से दिए हुए हैं, तो दो काम है, मैं या तो इसको टाइप भी करा दूं, टाइप कराने में थोड़ा समय जाएगा तो बाद में टाइप होके भी मिल जाएगा। तत्काल के तौर पे कभी कभार हो सकता है कि ऐसे पढ़ा दूं, सामान्यतः हम लोगों ने टाइप कराया है प्रॉपर, है ना। जो नोट्स वोट्स हैं जो आप लोग पढ़ते हो यार, वही नोट्स थोड़ा बड़ा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वही चेंज करा है। कहां गया नोट्स, कहां चल गई। एक मिनट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ वापस, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नहीं तो आप लोग लोड लेंगे। हम लोग क्या करते हैं यार, पूरी दुनिया ये करती है, यूपीएससी पेपर लिया इसको टाइप करवा दिया। कोई पेपर खुद से थोड़ा ना बनाता है, मतलब कोई ये काम खुद इग्नू का मटेरियल लेके पूरी दुनिया छाप रही है, तो हम लोग भी वही छापेंगे ना अपने मन से। देखो रिसर्च तो मैं करने नहीं जाऊंगा, ये बात समझिएगा। मतलब मैं रिसर्च तो नहीं करने जाऊंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास मुझे पढ़ाना है तो अब मैं रिसर्च करूं पहले हिंदी साहित्य का इतिहास खुद से, मैं भी छापूंगा ही। इसमें कोई समस्या नहीं कि मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं, नहीं। तो जैसे समानता आप लोग को नोट्स ऐसे मिलेंगे कुछ कुछ। ठीक है, जो जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे वो ऐसे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, कहीं पे थ्योरी रहेगी, है ना। बैकग्राउंड एक बार डिस्कशन करूंगा, टू द पॉइंट यहाँ पर ये समझाया जाएगा कि ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका क्या है। अब ये देखो एक आंसर है ये, ठीक है, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शिव सिंह सरोज की सीमा और महत्व प्रकाश डालिए, तो ये यहां पर है, लेकिन कंटेंट केवल यही नहीं है। इसके बाद क्लास में मैं वैल्यू एडिशन करवाऊंगा, तो इसमें जो एग्जांपल्स ऐड हो सकते हैं, जो सजेशंस ऐड हो सकते हैं, वो चीज हम क्लास में करते रहेंगे। तो नोट्स प्लस इसके वैल्यू एडिशन, और सीधी बात है इतना कर लिया तो एग्जाम में फोड़ के आओगे, सबसे ज्यादा नंबर लेके आओगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो ध्रुव और हिंदी लिटरेचर बैच ऐसा होने वाला है, धीरे धीरे यूपीएससी हिंदी ऐसा सिस्टम बना देगी। आपने सीरियसली कर लिया, सीरियसली कर लिया, एक साल का समय अपने ऊपर दिया, कोर्सेज सही से किए, एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस की, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। ये कोचिंग ऐसी बनने वाली है। बात ये कि यार 100 लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसमें पढ़ता एक लोग है और वही सिलेक्शन होता है। बाकी लोग एक क्लास दो क्लास करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, अरे हमसे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, 50 चीज सोचने लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। देखो वो सब यार हम लोग क्या कर पाएंगे, इन आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसमें मैं इस तरीके से योगदान दे सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन वही होगा, हिंदी साहित्य की महत्व। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य का महत्व, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको मैं सीधे अपने नोट से पढ़ाऊंगा। जैसे ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस, पाठ्यक्रम है ना, मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या होगा, तो आप थोड़ा सा चाहिए तो पढ़ के आइएगा। तो पाठ्यक्रम है, तो ये ना हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व,
तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन यही इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन इतिहास लेखन पे, इतिहास लेखन पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सब पे एक एक दो क्वेश्चन, केशव पे एक क्वेश्चन, बिहारी पे एक क्वेश्चन, पद्माकर पे एक क्वेश्चन, घनानंद पे एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो, जिस हिसाब से यूपीएससी ने वेटेज दिया है। अब केशव पे जो क्वेश्चन करेंगे तो केशव में जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, चाहे आप दृष्टि से पढ़ो चाहे पतंजलि पढ़ो, तो वो कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए पीवाईक्यू के, लेकिन जो यहां पे हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे केशव पे, वो ऐसा रहेगा कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। बिहारी पे भी ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन आपके होने लगे, पद्माकर पे भी ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन होने लगे। तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है, और इस आधार पे आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।